नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इसे ETS भी बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अब देखो ये क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कुछ हमें नाम से इंडिकेट हो रहा है, पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन परिवहन। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पर क्या स्थानांतरित होते रहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण करते हैं, जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इस तंत्र का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। हमने इससे पिछले वाली वीडियो में हमने क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ा था कि भाई क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ग्लूकोज का एक अणु, ठीक है, ग्लूकोज का एक अणु, उसका क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और पायरुविक अम्ल ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और पायरुविक अम्ल के कितने बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। 2 अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन इसमें अब आपने ये चीज भी देखी होगी कि जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उस समय क्या बनते हैं, NADH2 व FADH2, NADH2 और FADH2, इनके अंदर ऊर्जा होती है। NADH2 में और FADH2 में क्या है, ऊर्जा विद्यमान है, लेकिन ये ऊर्जा अभी मुक्त अवस्था में नहीं है। ये मुक्त अवस्था में या उसका जो यूटिलाइज है, उसका जो उपयोग है वो किस रूप में करते हैं, ATM के रूप में किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि क्रेब्स साइकिल के अंदर ऊर्जा किस रूप में होती है, एक तो NADH2 और FADH2। तो इस ऊर्जा को ATM में आने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, ये जो NADH2 और FADH2 है, ये इनको कहां प्रवेश करना पड़ेगा, इनको यहां इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करना पड़ेगा। कहां पर, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में। तो इनको NADH2 और FADH2 जब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करेंगे तो फिर ये ATP में क्या हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे और ऊर्जा क्या हो जाएगी, मुक्त होगी। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। एक चीज और है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक में स्थानांतरित होते रहते हैं, स्थानांतरित होते हैं। वन कैरियर बाय अनदर कैरियर, वाहक यानी कैरियर। एक इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉन है, वो एक वाहक से दूसरे वाहक की ओर क्या है, गति करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तभी तो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है। एक चीज और है कि जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक वाहक से दूसरे वाहक में जा रहे हैं, तो किस में जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं, है ना, हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर ये इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, गति करते हैं। तो जो NADH2 और FADH2 है, उसको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में ऊर्जा के रूप में उसको काम में लिया जाता है, तभी तो ये काम में आएंगे।
नहीं तो अभी ये FADS2 और NADS2 के रूप ऊर्जा है इनके अंदर, लेकिन ये इस ऊर्जा को अभी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो फिर इसको ATM में बदलने के लिए इनको कहां प्रवेश करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में। और उस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में पहले इलेक्ट्रॉन है, एक वाहक से दूसरे वाहक में क्या करते हैं? पहुंचते हैं, और हमेशा इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर क्या है? गति करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब एक और है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो परिवहन तंत्र है यानी ATS तंत्र है, ATS में 5 कॉम्प्लेक्स या संकुल पाए जाते हैं। कितने? 5 संकुल पाए जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में। और ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वहां पर ये पाए जाते हैं, ये 5 कॉम्प्लेक्स, या आप कह सकते हो जो F1 कण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, वहां पर ये 5 कॉम्प्लेक्स हैं ETS के, वो पाए जाते हैं। तो ये पांचों कॉम्प्लेक्स या संकुल, ये पांचों संकुल माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है उसमें 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, और ये पांचों के पांचों कॉम्प्लेक्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली या F1 कण पर क्या है? विद्यमान रहते हैं। अब यदि हम पांचों कॉम्प्लेक्स की बात करें या 5 संकुल कौन कौन से हैं, तो देखो संकुल नंबर फर्स्ट या कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, उसमें होता है आपका FMN और FES। FMN और FES। FMN होता है आपका फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। कॉम्प्लेक्स सेकंड में FES, थर्ड में साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या होगा? साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में होगा आपके साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ हो जाएगा। और फिफ्थ में हो जाएगा ATP सिंथेटेज, या इसको आप एटीपेज भी बोलते हैं, एटीपेज, ये एंजाइम है एटीपेज। ठीक है, तो 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं FMN FES, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में पाए जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में FES, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C1, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3, और जो 5वां संकुल है, 5वां कॉम्प्लेक्स है, उसमें एटीपी सिंथेटेज या एटीपेज ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब तो इसमें किस प्रकार की क्रियाविधि है, क्या क्या होता है वो अब देखते हैं हम। अब देखिए ETS की जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार होती है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रियाविधि। अभी हमने देखा है कि भाई इसके अंदर 5 संकुल 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, है ना, 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं FMN FES, ये फर्स्ट में, सेकंड में आपके हो गया FES, थर्ड में हो गया आपके साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C1, फोर्थ में हो गया आपके साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3, और फिफ्थ में हो गया आपके एटीपेज, है ना, एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज भी जिसे बोलते हैं। इसके अलावा एक और होता है UQ, है ना, UQ इसे बोलते हैं UB क्विनोन, UB क्विनोन, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है UB क्विनोन। अब
यहां पर देखा अभी हमने क्या क्या बात की है कि भाई ये जो संकुल हैं वो कहां पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर पाए जाते हैं, ये पांचों कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये है मैट्रिक्स, ठीक है। उसका जो खाली भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच की जो खाली जगह है ना। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जो ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है वो कहलाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। और ये हो गई आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाले से क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब देखो क्या होता है, संकुल हमने देख लिए कौन कौन से संकुल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH2 और आपके FADH2 ये बनते हैं। अब इनसे ऊर्जा मुक्त करनी है हमें एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करेंगे तभी उस ऊर्जा का यूटिलाइज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये NADH2 और FADH2 के फॉर्म के अंदर है, उस रूप में है, इसलिए अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा। इसलिए सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही, और हमने ये भी देखा है कि NADH2 और क्रेब्स साइकिल खत्म होने के बाद में ये आपका ETS जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। क्रेब्स साइकिल खत्म हुआ, उसके बाद में NADH2 और FADH2 कब प्रवेश कर लेंगे, ETS के अंदर। अब ETS के अंदर जब आ गए, और ETS कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर, तो इसमें इसके मैट्रिक्स में क्या होगा, NADH2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। NADH2 का ऑक्सीकरण होगा, या FADH2 का भी ऐसा ही होता है, NADH2 का भी ऐसा होता है। तो NADH+S, मतलब मैंने इसको आप ऐसे लिख सकते हो NADH2, ठीक है। NADH2 को क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जब NADH2 का ऑक्सीकरण हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और NAD+, ये बन गए 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और NAD+, ये बने कब, जब NADH2 का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब हमने पहले क्या पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो सर्वप्रथम यहां पर क्या हो रहा है, आप देखो कि सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में NADH2 का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन होगा किसका, NADH2, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन एंड NAD+, ठीक। अब क्या हो रहा है देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर बने हैं, हमने यही तो बात की है कि इलेक्ट्रॉन एक संकुल से दूसरे संकुल में क्या होते हैं, जाते हैं, एक संकुल से दूसरे संकुल में जाएंगे। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहां पर ये मान लो संकुल, ये संकुल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे, ये संकुल फर्स्ट में आ जाएंगे, संकुल फर्स्ट में आएंगे। और ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर। और हमने ये भी बात की है कि इलेक्ट्रॉन का जो वहां ट्रांसपोर्ट होगा वो हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ही ओर होगा। ये उच्च ऊर्जा स्तर है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है ना। तो इस प्रकार ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन होगा, तभी तो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS है। तो अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आ जाएंगे, इस फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड ने इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अब यहां की ऊर्जा क्या है, अधिक है, ऊर्जा अधिक है, और इस कॉम्प्लेक्स में ये जो संकुल आपको दिखाई दे रहा है इसकी ऊर्जा क्या है, कम है। तो हाई एनर्जी ग्रेडियंट से लो एनर्जी ग्रेडियंट की तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे। पहले यहां पर आया, यहां से उछल के
यहां पर आया और यहां से आने के बाद में ये यहां पर आ गया FeS के पास में, ठीक है। अब जब ये यहां पर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से FMN से FeS के पास में आ रहा है, तो वो क्या करता है, कुछ एनर्जी गेन कर रहा है ना, कुछ ऊर्जा को क्या कर रहा है, क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। जब ऊर्जा ग्रहण होगी तो यहां से देखो ये जो प्रोटॉन है H+ है, प्रोटॉन H+ है, वो क्या होंगे, उस एनर्जी के कारण, अभी H+ कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, तो ये जो प्रोटॉन है या H+ है वो कहां पर आ जाएंगे, वो जंप करेंगे, जंपिंग क्रियाविधि द्वारा, है ना भाई। यहां से इलेक्ट्रॉन इस संकुल के अंदर आए, संकुल नंबर फर्स्ट है, फिर इसी में संकुल नंबर फर्स्ट के दूसरे उसमें आपके संकुल के अंदर चले जाएंगे FeS। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कुछ ऊर्जा गेन करेंगे, कुछ ऊर्जा को बनाएंगे, जिसके कारण यहां से प्रोटॉन है या 2H+ है, वो कहां पर आ जाएंगे, जंप करके इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पहुंच जाएंगे। कहां से, मैट्रिक्स से, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से ये H+ है, वो जंप करके इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाएंगे। फिर देखो अब वापस ये जा रहा है, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, एक वाहक से एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स सेकंड में इसको यूबिक्विनोन, अभी हम देखा यूबिक्विनोन क्या है, ग्रहण करेगा, और यूबिक्विनोन वापस किस में भेज देगा, यूबिक्विनोन S2 के अंदर। अब यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जब यहां से यूबिक्विनोन S2 के अंदर आया तो वापस एनर्जी ग्रहण की गई, है ना, उच्च ऊर्जा स्तर ग्रहण किया गया, और जब इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाएंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, वापस यहां से एक 2H+ और लाएंगे और उसको जंप करके कहां पर ला दिया, यहां पर आ गया, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पहुंच चुका है ये। फिर साइटोक्रोम B, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कॉम्प्लेक्स थर्ड, साइटोक्रोम B से वापस इलेक्ट्रॉन का वाहन होगा, FeS में होगा, FeS में यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोन S2 में आएगा, वापस क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो 2H+ है वो वापस जंप करेगा, क्यों, क्योंकि अब यहां पर क्या है, ऊर्जा का निर्माण हो चुका है, वो ऊर्जा उसको जंप करवाएगी तो H+ को, और H+ कहां पर आ जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर आ जाएगा। फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर जब आ गया तो यूबिक्विनोन S2 से फिर ये साइटोक्रोम C1 से होता हुआ साइटोक्रोम A3 तक पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में ये कहां चला जाता है, ये चला जाता है बाहर की ओर निकलेगा, मैट्रिक्स में जाएगा, और वहां पर क्या है, पहले से ही क्या है, हाफ O2, हाफ ऑक्सीजन क्या है, उपलब्ध है, तो हाफ ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, प्रोटॉन मिल गए, तो किसका निर्माण हो जाएगा, जल के एक अणु का निर्माण हो जाता है। किसका, जल के एक अणु का निर्माण हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, हाफ ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, तो फिर क्या, किसका निर्माण हो गया, H2O का निर्माण हो गया। अब देखो एक चीज और है, यदि मान लो FeDH2 की बात करें हम, ये तो NaDH2 है, FeDH2 की बात करें तो भी क्या होगा, उसका भी ऑक्सीकरण होगा, तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और Fed+, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और Fed+। अब जब यहां पर अब क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक चीज आपने देखा होगा कि यहां पर 2H+ की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, पहले कम थी, सांद्रता कम, और यहां पर 2H+ की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है कि यहां से अभी हमने देखा है कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जब इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इधर तो कम हो रही है, क्यों, क्योंकि 2H+ हैं, ये H+ प्रोटॉन हैं, ये जंप करके इधर आ रहे हैं, कहां से, मैट्रिक्स से, ये कहां पर पहुंच रहे हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पहुंच रहे हैं।
पहले तो क्या थी, यहां पर कुछ था ही नहीं है, 2s+ थे ही नहीं, सिर्फ इधर इधर ही थे। लेकिन धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉनों ने परिवहन करना शुरू किया तो उनके अंदर कुछ ऊर्जा गेन हुई, ऊर्जा बनी, और उस ऊर्जा के कारण यहां से जो H+ है वो जंप करके कहां पर आने लगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पहुंचना शुरू हो गए वो। तो धीरे धीरे अब क्या स्थिति पलट गई, जहां पहले H+ की सांद्रता ज्यादा थी और जहां H+ की सांद्रता कम थी, अब इसका बिल्कुल विपरीत हो गया। यहां पर अब क्या हो गया, अब यहां पर इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ की सांद्रता अधिक हो गई और यहां पर क्या हो गई, सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई। तो जब अधिक, इधर सांद्रता अधिक है, इधर सांद्रता कम हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, तो फिर यहां से ये ऊर्जा आएगी और यहां पर कहां पर, मैट्रिक्स से और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दोनों के संगम स्थल पर आकर क्या हो जाएगी, ये एनर्जी बाहर निकलना चाहिए, जहां पर F0 कण और F1 कण विद्यमान रहते हैं। तो जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो ये किसके रूप में हो जाएगा, ATP, ADP और फास्फेट, ये मिलकर ADP और फास्फेट मिलकर क्या निर्माण कर देंगे, ATP का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और हमें ATP का ही निर्माण करना था, ऊर्जा का निर्माण करना था। तो यहां से वापस क्या होगा, जब यहां पर H+ की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है और मैट्रिक्स के अंदर H+ की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, तो फिर वापस ये क्या होते हैं, ये इधर आना शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से ये इधर से वापस अंदर आना शुरू करेंगे, तो यहां पर F0 कण इनको रोक लेंगे, जिसके कारण अब ये ADP और फास्फेट मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ATP का निर्माण कर लेते हैं। यदि हमने यहां पर NADH जैसे उसके अंदर क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH2 बनते हैं और FADH2 भी बनते हैं, तो NADH2 से तो यहां से ये प्रवेश कर रहा है। यदि FADH2 की हम बात करें तो FADH2 यहां से प्रवेश करेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे। बाकी जो प्रोसेस है वो ऐसा कैसा ही रहेगा। और यदि FADH2 होगा तो फिर वो यूबिक्विनोन यहां से इससे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंदर प्रवेश करेगा और बाकी चीजें क्या होती है, सेम होती है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसके अंदर एक संकुल से दूसरे संकुल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, है ना, हाई ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की ओर जा रहे हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, पहुंचते हैं। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान कुछ ऊर्जा गेन करते हैं और ऊर्जा गेन करने के कारण जो H+ है वो जंप करते हैं, जंप करके कहां, मैट्रिक्स से कहां जाते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पहुंच जाते हैं। आगे देखिए, आगे है आपके ATP का रसायन संश्लेषी सिद्धांत। क्या होता है ATP रसायन संश्लेषी सिद्धांत? आप सबको पता है कि भाई जो श्वसन की क्रिया होती है ना, श्वसन की क्रिया होती है या जो प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके रूप में? ATP के रूप में, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण व श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण व श्वसन में ऊर्जा का निर्माण ATP के रूप में होता है। ठीक है, ATP के रूप में होता है। अब जब ATP का विघटन होगा तो क्या बनेगा? जब ATP का विघटन होता है तो ADP, एडेनोसिन डाइफास्फेट, ADP व फास्फेट का क्या होता है? निर्माण होता है, निर्माण होता है, यानी ऊर्जा मुक्त होती है। कब? जब ATP का विघटन होता है। और प्रत्येक जो कोशिका है उसके अंदर जो ऊर्जा का रूप है वो किस रूप में होता है?
एटीपी के रूप में होता है। तो एटीपी का जब विघटन होता है तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फास्फेट का निर्माण होता है, और प्रत्येक जो कोशिका है उसके अंदर ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में होती है। इसीलिए अतः एटीपी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा, है ना, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी, सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहते हैं किसे, एटीपी को। अब ये जो रसायन, एटीपी का रसायन संश्लेषणी सिद्धांत है वो आपके पीटर मिशेल ने दिया था। पीटर मिशेल ने एटीपी का रसायन संश्लेषी सिद्धांत दिया था। किसने, पीटर मिशेल ने एटीपी का रसायन संश्लेषी सिद्धांत दिया था। अब ये सिद्धांत कहता क्या है, क्या कहता है ये सिद्धांत, अभी अभी हमने देखा है कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जाते हैं, वो भी क्रम से, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और इस दौरान होता क्या है कि मैट्रिक्स से जो प्रोटॉन है या जो हाइड्रोजन आयन है, हमने ये देखा ना कि जो प्रोटॉन है या हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन ये कहां पर चले जाते हैं, ये अभी तो ये मैट्रिक्स में है, ये मैट्रिक्स में उपलब्ध हैं, ठीक है। NADH2 का ऑक्सीकरण हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और NAD का निर्माण हो गया ऑक्सीकरण के दौरान। तो अब ये जो हाइड्रोजन आयन है या आप उसको प्रोटॉन भी कह सकते हो, ये प्रोटॉन है वो मैट्रिक्स से कहां जाते हैं, जंप करके, जंपिंग क्रिया द्वारा वो चले जाएंगे आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कहां चले गए, मैट्रिक्स में थे और जंपिंग करके इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, कुछ ऊर्जा गेन किए, ग्रहण किए उस ऊर्जा के कारण। अब जब मैट्रिक्स से प्रोटॉन है वो आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर चले जाएंगे, तो अब क्या होगा कि मैट्रिक्स में जो हाइड्रोजन आयन है की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन आना शुरू कर देंगे, पहले यहां पर देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या थी, कम थी, क्यों थे ही नहीं, और मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन जंप करके इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या होगा, यहां पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता वो हो जाएगी कम। अब जो पीएच का जो मान होता है, पीएच का जो मान है, पीएच का मान वो इन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। पीएच का मान हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो मैट्रिक्स का और इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का जो पीएच का मान है वो आपके हाइड्रोजन आयनों पर क्या होगा, निर्भर करेगा, और जो पीएच का मान होगा वो इन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर सांद्रता अधिक है ना, कहां पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा है तो पीएच का मान चूंकि क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पीएच का मान
पीएच का मान कम हो जाएगा। ठीक है, पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है तो यहां का पीएच का मान वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यहां पर कम है, यहां पर अधिक है, पीएच का मान यहां पर अधिक हो गया, इधर पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जब पीएच का मान अधिक है और इधर पीएच का मान कम है तो क्या हो गया, एक यहां पर एक रासायनिक दोनों के मध्य, किसमें, मैट्रिक्स और इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के मध्य एक रासायनिक प्रवणता यानी केमिकल ग्रेडियंट क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। कब है, जब यहां का पीएच का मान, कहां का, स्पेस का, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का पीएच का मान कम हो गया और इधर पीएच का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इन दोनों के मध्य एक रासायनिक प्रवणता, जिसे केमिकल ग्रेडियंट कहते हैं, वो क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। जब केमिकल ग्रेडियंट या रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होती हो जाती है तो क्या होगा, तो स्पेस के अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या है, अधिक होने लग जाती है। तो अधिक होगी तो यहां पर क्या हो जाएंगे, धनावेश पड़ेगा। चूंकि मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो रही है, लगातार हाइड्रोजन आयन कहां है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर जा रहे हैं, तो यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इधर धनावेश है यानी प्लस, और आपके मैट्रिक्स में क्या है, माइनस यानी ऋणावेश है। तो प्लस और माइनस बनने के कारण, धनावेश और ऋणावेश बनने के कारण, है ना, एक बल उत्पन्न होता है, प्रोटॉन गतिदायी बल। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन गतिदायी बल जो उत्पन्न हुआ है वो अब क्या करेगा, वो देखो कि यहां पर, कहां पर, स्पेस के अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयनों की यानी प्रोटॉनों की सांद्रता क्या है, बढ़ रही है, और इधर लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये जो प्रोटॉन गतिदायी बल उत्पन्न हुआ है ये क्या करेगा कि वापस जो स्पेस के अंदर, आपके माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ने लगी है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन है लगातार, वो यहां पर इनकी मात्रा बढ़ रही है, तो इन हाइड्रोजन आयनों को खींचकर यानी ये जो बल उत्पन्न हुआ है प्रोटॉन गतिदायी बल, ये प्रोटॉन गतिदायी बल अब माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से प्रोटॉनों को खींचेगा और उनको पुनः कहां पर लेके आ जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर ला देगा। किनको, प्रोटॉनों को या हाइड्रोजन आयनों को। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो एटीपी का रसायन संश्लेषण सिद्धांत है ये होता है, जिसके अंदर आपके जो हाइड्रोजन आयन है वो एक बार इन माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाते हैं और पुनः कहां पर पहुंच जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर पहुंचते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि ये होता क्या, एटीपी का रसायन संश्लेषण सिद्धांत के इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण और शोषण के अंतर्गत क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है, और जब एटीपी का विघटन होता है तो एडीपी और फास्फेट का निर्माण होता है। सभी जीवों के अंदर ऊर्जा का रूप क्या है, एटीपी के रूप में ही होता है, इसलिए एटीपी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा यानी यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी इसको हम कहते हैं। यदि हम इस रसायन संश्लेषण सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत को किसने दिया था, पीटर मिशेल ने दिया था ये सिद्धांत। और इस सिद्धांत जो कहता है, क्या कहता है कि हाइड्रोजन मैट्रिक्स के अंदर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन है उनका आदान प्रदान होता है। कि पहले मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर सांद्रता क्या होती है, कम होती है।
फिर क्या होता है, धीरे धीरे जंप करके हाइड्रोजन आयन या जो प्रोटॉन है वो मैट्रिक्स से निकलकर कहाँ जाते हैं, वो मैट्रिक्स से निकलकर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पहुंचना शुरू कर देते हैं। जब यहां पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पहुंचते हैं तो फिर अब क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर तो प्रोटोनों की या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घट जाती है और माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर प्रोटोनों की ये जो सांद्रता है वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है। एक चीज और कि इन मैट्रिक्स का और माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का जो मान है, पीएच मान है, वो हाइड्रोजन आयनों के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि मैट्रिक्स के अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है, इसलिए यहाँ का पीएच का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक हो गई तो यहाँ का पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इधर पीएच का मान कम है, सॉरी ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पीएच का मान क्या है, कम है। तो इस पीएच के मान में अंतर के कारण माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और मैट्रिक्स के अंदर एक रासायनिक प्रवणता यानी केमिकल ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाती है। इस केमिकल ग्रेडियंट के कारण इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या हो जाता है, धनावेश उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो धनावेश और ऋणावेश, प्लस और माइनस जब बनते हैं तो इन दोनों की प्रवणता के कारण एक और बल उत्पन्न होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन गतिदायी बल। और ये प्रोटॉन गतिदायी बल क्या करता है कि जो स्पेस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर जो हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता जो ज्यादा हो गई है और यहाँ पर मैट्रिक्स में कम हो गई है, तो उस हाइड्रोजन आयनों को खींचकर या जंप करवाकर वो कहां पर ले आता है, मैट्रिक्स के अंदर लाकर पहुंचा देता है। तो ये आपके प्रकाश संश्लेषण सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया किसने था, ये सिद्धांत दिया था आपके पीटर मिशेल ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना, कल फिर इसके आगे हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।